सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ एक बार फिर से सब्सक्राइबर्स की भेजी हुई कुछ बेहद ही खौफनाक और सच्ची डरावनी कहानियाँ। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो मेक श्योर कि आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी स्टोरीज़ लेकर आता रहता हूँ। इसके अलावा अगर आपको अपने साथ घटी कोई घटना मुझे बतानी हो तो आप उसे भेज सकते हो स्क्रीन पर दिख रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर। आपकी स्टोरी सुनाने में मुझे बहुत ही खुशी होगी। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज की अपनी फर्स्ट स्टोरी की तरफ, जो कि हमें बताई है हमारे सब्सक्राइबर नितिन ने। आइए आगे की कहानी को उन्हीं के शब्दों में जानते हैं। मेरा नाम नितिन है और मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। ये घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये मेरे साथ साल 2002 में घटी थी। मैं यहाँ पर अपनी सिटी का नाम नहीं बता रहा हूँ। शहर के आउटस्कर्ट्स में एक कॉलेज था जहाँ पर मेरा दोस्त अश्विन पढ़ा करता था। ये लगभग दो शहरों का एक बॉर्डर टाइप मान सकते हो आप, जहाँ पर वो कॉलेज स्थित था। वहाँ पर वो कॉलेज के हॉस्टल में ही रहा करता था। कई बार जब मेरे पास खाली टाइम होता या फिर मैं फ्री होता तो मैं उससे मिलने के लिए उसके हॉस्टल में चला जाता था। और उसका हॉस्टल ऐसा था कि वहाँ पर अगर आप बाहर से भी कहीं जाओ तो आप वहाँ पर रुक सकते हो। मतलब वैसे अलाउड नहीं था, बट हम लोग अपना जुगाड़ बिठाकर वहाँ पर रह जाते थे। इस सब को बताने का मतलब यही है कि मैं जब मन करता था तो वहाँ जाकर कुछ दिनों के लिए रह जाता था। तो ऐसे ही कुछ दिनों की बात है जब एक रात मैं, अश्विन और हमारे कुछ और दोस्त एक मूवी देखने के लिए रात में गए। रात में मूवी ख़त्म होने के बाद हम हॉस्टल लौट रहे थे। नाइट शो था, हॉरर मूवी थी। हम थोड़ा बहुत डरे हुए थे, बट ऐसे ही दोस्तों की मस्ती मजाक में पैदल पैदल चल के हॉस्टल आ रहे थे। हॉस्टल जो थिएटर से था वो अच्छी खासी दूरी पर था, इसीलिए लगभग 40 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस लगता था, या थोड़ा ज़्यादा ही। इसमें मेन रोड का पार्ट तो बस थोड़ी देर तक ही रहता था और बाकी का पार्ट एक कच्ची सड़क थी जिसके दोनों साइड बस पेड़ ही पेड़ थे। साइड में इक्का दुक्का घर दिख गए तो दिख गए, वरना कोई बात नहीं। तो हम लोग ऐसे ही मूवी की बात करते करते वहाँ से वापस आ रहे थे। रात के लगभग 2:30 बज चुके थे उस टाइम पर। अभी लगभग हमें चले हुए 15 से 20 मिनट हुए होंगे, यानी कि हमने ऑलमोस्ट आधा डिस्टेंस कवर कर लिया था। उस टाइम पर हमने सामने से एक बूढ़े आदमी को अपनी तरफ आते हुए देखा। उसने कुछ अजीब से ही कपड़े पहन रखे थे। मतलब उसे देख कर लग रहा था कि वो साउथ इंडिया का कोई बंदा था। मतलब कुछ धोती टाइप का उसने लपेट रखा था और ऊपर एक शर्ट पहन रखी थी, जैसे कि ज़्यादातर हम लोग साउथ इंडिया में देखते हैं। बट उसकी एज काफ़ी ज़्यादा लग रही थी। मतलब नॉर्मली इतनी एज वाले पर्सन को हम लोग बिस्तर पर लेटा हुआ ही देखते हैं। वो अपने हाथ में एक छड़ी लिए हमारी तरफ आ रहे थे, जिसकी आवाज़ हमारे कानों में बार बार एक धुन को उत्पन्न कर रही थी। बात करते करते ही जब हम लोगों का ध्यान उन पर गया तो हम लोग ऐसे ही सोचने लगे कि इतने बूढ़े इंसान रात के इस वक्त पर इस रोड पर क्या करने के लिए जा रहे होंगे और कहाँ जा रहे होंगे। हम लोग ये सोच ही रहे थे और तभी जब वो बूढ़े अंकल हमारे सामने से निकलने लगे तब वो एकदम से रुके और उन्होंने हमारी तरफ देखते हुए हमसे बोला, बेटा टाइम कितना हुआ है। मेरे हाथ में वॉच थी और मैंने टाइम देखकर उन्हें बता दिया कि अंकल रात के 2:30 बज रहे हैं। उन्होंने बस अपनी गर्दन को थोड़ा सा हिलाया, हमें धन्यवाद कहा और आगे की तरफ चल दिए। उस टाइम पर पता नहीं क्यों उनसे बात करते वक्त भी मेरे अंदर एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी, जिसे कम से कम मैं एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता। लगभग 2 से 3 मिनट के बाद हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी हम में से एक दोस्त जिसका नाम विक्रम था वो ज़ोर से चिल्लाया, ये कैसे हो सकता है। हम सब एक साथ उसकी तरफ मुड़े और उससे पूछे कि आखिर क्या बात है। तब विक्रम ने बोला कि जब वो बूढ़े अंकल वहाँ से वापस जा रहे थे उस टाइम पर उसके मन में थोड़ी बेचैनी सी हुई और वो देखने लगा कि वो कहाँ जा रहे हैं। इसीलिए उसने पीछे की तरफ देखना जारी रखा जहाँ वो जा रहे थे। उसने बताया कि वो हमारे पास गुजरने के बाद लगभग 20 से 25 कदम आगे बढ़े होंगे कि उसके बाद एकदम से ही वो गायब हो गए उसकी आंखों के सामने से। पहले तो उसकी बात सुनकर हम सभी लोग हंसे और इसका मजाक उड़ाया, बट थोड़ी देर में जब हमने रियलाइज़ करा कि वाकई में उस जगह पर ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ पर वो एकदम से जाकर गायब हो जाएं, क्योंकि दोनों साइड तो झाड़ियाँ थी, वो भी काफ़ी घनी झाड़ियाँ जिनमें कोई घुस नहीं सकता।
तो ये बात नियरली इम्पॉसिबल थी कि वो वहाँ से जाने के बाद कहीं ऐसी जगह पर चले जाएं। दरअसल इस कच्ची सड़क वाले रास्ते से हम आप भी आज पहली बार ही आए थे, क्योंकि अक्सर हम बाइक या फिर साइकिल पर होते थे तो हम मेन रोड से ही आते थे, बट ये वाला रास्ता थोड़ा छोटा पड़ता था पैदल के लिए, तो हम आज इससे जा रहे थे। अब हम लोग थोड़ा पीछे की तरफ गए और ज़्यादा देखने लगे कि आखिर वो अंकल कहाँ जा सकते थे। उस एरिया की एक बात थी कि वहाँ पर बस दो साइड झाड़ियाँ ही थी, पेड़ वगैरह नहीं थे। तब हमारी नज़र बस उस जगह पर मौजूद इकलौते पेड़ के ऊपर गई। उस पेड़ को देखने से दूर से कुछ तो अजीब सा लगा। जब हम उसके पास गए तो हमने देखा कि उस पेड़ के ऊपर कई सारी कीलें लगी हुई थी, और मतलब उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी स्पेसिफिक डिज़ाइन में लगी हों। तब हमारी नज़र जब पेड़ के पीछे की साइड गई तो हम लोग देखकर हैरान हो गए, क्योंकि उस जगह पर शायद किसी को दफनाया गया था। मतलब वहाँ पर कुछ छोटा सा बोर्ड टाइप का लगा हुआ था जिसके ऊपर कुछ लिख रहा था। वो शायद वहाँ की लोकल लैंग्वेज में था, जो कि हमें समझ में नहीं आया। बट उस जगह के माहौल को देखकर हम इतना अंदाज़ा लगा पा रहे थे कि वो किसी की कब्र ही थी शायद। अब ये सब देखने के बाद हम सब की हालत वैसे ही ख़राब हो गई थी, तो हम लोग सीधा वहाँ से भागते हुए अपने हॉस्टल पहुँचे, और लगभग 25 मिनट के रास्ते को हमने 10 मिनट में ही भाग के पूरा कर लिया। अगले दिन हम लोग काफ़ी ज़्यादा इस बारे में सोच रहे थे कि ये हमारे साथ क्या हुआ था। तब अश्विन, विक्रम और हमारे दो और दोस्त, हम सभी लोग वहाँ से पास ही के गांव में गए, जो कि उस जगह से लगभग 2 किलोमीटर दूर था जहाँ पर हमने ये देखा था। वहाँ पर जाने के बाद हमने जिस फर्स्ट आदमी से इस बारे में पूछा, उसने हमें बता दिया कि वो जो रोड है, यानी कि वो कच्ची सड़क, वो वाकई में कुछ अजीब है, और वहाँ पर अक्सर अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती हैं, ख़ास तौर पर वो पेड़ जहाँ पर वो कब्र है। तब उस व्यक्ति ने हमें ये बताया कि उस जगह पर खाली एक वही कब्र नहीं थी, बल्कि और भी कई सारी कब्रें थी जो कि हमें बस दिखी नहीं। उसने बताया कि वहाँ पर जो उस पेड़ पर कीलें लगी हुई थी, वो इसीलिए लगाई गई थी कि वहाँ पर जो आत्माएं थी वो वहाँ से निकलकर गांव की तरफ या फिर कहीं दूर ना चली जाएं, क्योंकि वो आत्माएं उस जगह पर अक्सर ही कई लोगों को दिखती रहती थी, और इसके चलते गांव के कई लोगों के साथ अजीबोगरीब दुर्घटना हुई थी। ये सुनने के बाद तो हमारी हालत ऑलरेडी ख़राब हो चुकी थी, तो बिना ज़्यादा कुछ और पूछे हम लोग वहाँ से चल दिए। इसके बाद मैं अश्विन के साथ लगभग 2 दिन और रहा, और उसके बाद मैं वापस आ गया। पर अश्विन ने मुझे बताया कि उस दिन के बाद से कभी भी वो या उसके कोई भी दोस्त उस वाले कच्चे रास्ते से नहीं गुजरे। इस एक घटना के अलावा मेरे साथ एक और घटना हुई थी जो कि ज़्यादा पुरानी नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं एमपी से हूँ, बट फ़िलहाल कुछ समय से मैं चेन्नई में रह रहा हूँ, जिसे पहले के टाइम में मद्रास बोलते थे। वहाँ पर जिस अपार्टमेंट में मैं रहता था, वहाँ पर 2 ब्लॉक्स थे। हर एक ब्लॉक में 8 फ्लैट थे। मैं इनमें फर्स्ट फ्लोर पर फर्स्ट ब्लॉक में ही रहता था। जो सेकंड ब्लॉक था वो मेरे फ्लैट के जस्ट सामने ही था, यानी कि मैं अपने फ्लैट की विंडो से सामने वाले फ्लैट की विंडो को देख पाता था, और यही वो रूम था जहाँ पर वो घटनाएं आज तक भी होती हैं। उस फ्लैट का नंबर 13 था। यहाँ पर फ्लैट नंबर मैंने इसलिए मेंशन करा क्योंकि 13 नंबर को कई जगहों पर अनलकी या फिर शापित मानते हैं। मेरा वो जो अपार्टमेंट था वो शायद 1999 या फिर 2000 के आसपास में बना था, बट जिस फ्लैट में हम रहते थे वो हमने 2006 में लिया था, और हम वहाँ पर आने वाले फर्स्ट ओनर थे। थोड़ा अजीब लगा वो सुनने में, बट हाँ, 2007-8 के आसपास फ्लैट नंबर 13 में वहाँ के फर्स्ट बायर्स आए। वहाँ पर जब वो आए और तब से अगले 5 सालों तक उन्होंने हमसे कुछ भी नहीं कहा, बट उसके बाद उन्होंने हमें कुछ बताना शुरू करा। उन्होंने बताया कि वो अपने घर में बस एक ही बेडरूम को यूज़ करते हैं, छोटे वाले को। मास्टर बेडरूम में वो नहीं जा पाते। इस बात को मैंने कई बार उनसे पूछने की कोशिश करी, बट उन्होंने सही से कोई जवाब नहीं दिया। बट फाइनली जब उन्होंने कुछ टाइम के बाद वो जगह खाली करी, यानी कि वो फ्लैट, तब हमें बताया गया कि उस मास्टर बेडरूम में कुछ प्रॉब्लम थी। वहाँ पर जो नए किराएदार थे उन्होंने बताया कि जब भी वो सोते थे, चाहे रात हो या दिन, उस टाइम पर वहाँ पर सोने के थोड़ी देर के बाद ही किसी लड़की के रोने की आवाज़ आती थी। और ऐसा भी नहीं कि आवाज़ कहीं दूर से आ रही हो, ये आवाज़ जस्ट उनके साइड में से आती थी। वो आसपास देखते और बहुत ज़्यादा डर जाते, बट उन्हें कुछ भी नहीं दिखता।
ये घटना उनकी फैमिली में किसी एक मेंबर के साथ नहीं बल्कि उनके 7 लोगों के परिवार के 7 लोगों के साथ हुई थी। जब फाइनली इस बात को मैंने फर्स्ट ओनर से पूछा तो उन्होंने बताया कि यही रीज़न था कि उन्होंने भी वहाँ से फ्लैट खाली कर दिया था। जो सेकंड ओनर्स थे उन्होंने भी डर के मारे उस फ्लैट को खाली कर दिया। इनफैक्ट खाली करने से पहले उन्होंने हमसे पूछा कि क्या वहाँ पर कोई अजीब घटना हो या फिर कोई सुसाइड वगैरह हुआ है या फिर कुछ ऐसा जो कि हमें पता होना चाहिए। बट जितना हम जानते थे कि वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था। इसके बाद जो थर्ड टेनेंट्स आए उन लोगों के साथ भी सेम एक्सपीरियंस और उन्होंने हमें बताया। हालांकि इस बार कुछ अलग था। इस बार उन्होंने हमसे बोला कि हम उनके साथ एक रात जाकर उस फ्लैट में रहें, क्योंकि किसी वजह से उन्हें लगता था कि हम उनकी बात पर यकीन नहीं कर रहे हैं। और सच कहूँ तो उस टाइम तक एक बार को मेरे मन में डाउट था भी। तो मैं और मेरे पड़ोस वाले मिस्टर वेंकटेश, हम दोनों ने उनके फ्लैट में उस रात रुकने का सोचा। हालांकि हम दोनों की वाइफ्स ने हमें मना करा और बोला कि कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा करने की, बट हमने उनकी बात ना मानते हुए वहाँ पर सोने का फ़ैसला करा। वहाँ जाने के बाद हमने थोड़ी देर बातचीत करी और उसके बाद हम सभी लोग सो गए। मैं और मिस्टर वेंकटेश डबल साइज़ बेड पर सो रहे थे और बाकी के लोग नीचे मैट्रेस पर। हालांकि वहाँ पर बस मेल थे। लगभग रात के 11 बजे होंगे और मुझे मेरे ख्याल से सोए हुए मुश्किल से 15 से 20 मिनट हुए होंगे। मेरी नींद भी उस टाइम पर कच्ची ही थी कि तब मुझे कुछ अजीब सा महसूस होना शुरू हुआ। मेरी आँख खुल गई और मैं इधर उधर देखने लगा। मैं थोड़ा बेचैन सा हो गया। अब एकदम से मुझे वो आवाज़ सुनाई दी, एक लड़की की बहुत ही धीमे धीमे रोने की आवाज़। शायद ये आवाज़ मेरे साइड में सोए हुए मिस्टर वेंकटेश को भी आई थी, तो वो भी उठ चुके थे और मैं उनको कांपता हुआ देख पा रहा था, क्योंकि ये जो आवाज़ थी ऐसा लग रहा था कि उनके साइड में से ही आ रही है। हम सभी लोग बहुत सा डर गए और मैं थोड़ा ज़ोर से चिल्लाया और जिनका वो फ्लैट था वो उठे और उन्होंने लाइट्स को ऑन करा। वेंकटेश जी तो बेड से उस टाइम पर उठ भी नहीं पा रहे थे। तब हमने जैसे तैसे हेल्प करके उन्हें उठवाया और इस चीज़ से हमें इस बात पर यकीन हो गया कि वहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ थी। बट अजीब बात ये भी थी कि जब हम सब लोग वहाँ पर उठ चुके थे और हमने लाइट वगैरह ऑन कर दी थी तो ये आवाज़ आना बंद हो चुकी थी। बट हम इस बात को लेकर श्योर थे कि वहाँ पर कोई लड़की थी जो कि रो रही थी। 2 दिन के बाद संडे था। हमने संडे को एक बार दोपहर में भी वहाँ पर सोने का फ़ैसला करा। हम देखना चाहते थे कि ये बस रात में ही होता है या फिर दिन वगैरह में भी। उस टाइम पर भी हम वहाँ पर टोटल 9 लोग थे। हम सभी लोग सोए नहीं थे, बस लाइट बंद करके कोई बैठा था तो कोई लेटा हुआ था। और तब भी हमें वो आवाज़ सुनाई आई, उस लड़की के धीमे धीमे रोने की आवाज़। हालांकि इस सब के बावजूद कभी भी उस घर में कोई और दुर्घटना या फिर बड़ी घटना नहीं हुई थी इस आवाज़ वाली घटना के अलावा। कुछ टाइम के बाद उन लोगों ने भी उस फ्लैट को खाली कर दिया और वहाँ से वो चले गए। इसके बाद 2 और किराएदार आए और उनके साथ भी यही सेम घटनाएं हुई। इसके अलावा अब तो हम भी वहाँ से खाली कर चुके हैं, बट वहाँ पर जो अभी लोग रहते हैं उनसे भी मेरी बातचीत है। उन लोगों के साथ भी यही घटना होती है। हाँ, वो बात अलग है कि कभी भी वो जो भी चीज़ है, आत्मा या कुछ भी, वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती। पर ये डरावना तो वाकई में है। आप अकेले किसी रूम में सो रहे हो और आपको किसी लड़की के रोने की आवाज़ आती है, तो आई थिंक ये डरावना तो है। बस यही थी मेरे साथ घटी हुई वो 2 घटनाएं। आज की अगली घटनाएं हमें भेजी है हमारी सब्सक्राइबर रिया ने। आइए आगे की घटनाओं को उन्हीं के वर्ड्स में जानते हैं। मेरा नाम रिया है और मैं दिल्ली से हूँ। ये इंसिडेंट में भी आपको डरावना ना लगे और शायद ये डरावना है भी नहीं, बट इसे मैं काफ़ी ज़्यादा भारी मन से शेयर कर रही हूँ। ये घटना मेरी मम्मी की डेथ से जुड़ी हुई है। मेरी मम्मी, जिनकी डेथ 24 जून साल 2010 को हुई थी, वो काफ़ी लंबे समय तक इससे पहले बीमार थी और हॉस्पिटलाइज थी। मेरे पापा मेरी मम्मी से काफ़ी ज़्यादा अटैच थे और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे कपल थे, लगभग 36 सालों तक। जहाँ तक मुझे याद है 31 मई के आसपास मेरी मम्मी को हार्ट अटैक आया था और उस टाइम पर उन्हें हॉस्पिटलाइज करा गया था। इसके बाद उनकी बाईपास सर्जरी हुई और जून के फर्स्ट हफ्ते में ही उन्हें एक बार फिर से सेकंड हार्ट अटैक आया।
इसके बाद सर्जरी के बाद भी उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी और यही कारण था कि उन्हें आईसीयू में रखा गया था। हम उन्हें देख नहीं सकते थे। पूरे दिन में बस 2 या 3 मिनट के लिए हम में से एक बंदा उनके पास जा सकता था उनसे मिलने के लिए, और हम हमेशा ही अपने पापा को भेजते थे क्योंकि हमारे पापा मम्मी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। मेरी मम्मी की डेथ से लगभग 4 दिन पहले उन्होंने एक कागज़ के टुकड़े पर कुछ लिखा। वो लगातार ऑक्सीजन के सपोर्ट में थी तो वो बोल नहीं पाती थी, इसी वजह से शायद उन्होंने लिखना ही सही समझा। उस कागज़ के टुकड़े पर उन्होंने बस उल्टा सीधा धन्यवाद लिख दिया था, जिसका मतलब शायद वो हम सभी को ही बोल रही थी। हमें उस टाइम पर ये उतना अजीब नहीं लगा क्योंकि डॉक्टर्स ने भी हमसे बोला था कि शायद वो धीरे धीरे ठीक हो रही है। बट पता नहीं क्यों, शायद ये बोलने में भी अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बट हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये कोई अच्छा संकेत नहीं था उनकी तरफ से। एकदम से 23 जून की रात को उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी और तब डॉक्टर ने फाइनली बोल दिया कि अब वो ज़्यादा देर तक नहीं रह पाएंगी और उनके जाने का समय आ चुका है। 24 जून सुबह 10 बजे के आसपास मेरी मम्मी की डेथ हो गई। डॉक्टर्स ने बोला कि आप एक बार आईसीयू में उनकी बॉडी को देख सकते हो, जिसके बाद उन्हें मॉर्ग ले जाया जाएगा। सबसे पहले मेरे पापा आगे गए और उसके बाद मैं उनके पीछे पीछे गई। मैं उनके पास पीछे को खड़ी हुई थी और वो बहुत ज़्यादा रोए जा रहे थे। तब रोते रोते ही एकदम से ही वो काफ़ी ज़्यादा मानो चौंक से गए। उन्होंने मेरा हाथ एकदम से काफ़ी टाइट से पकड़ लिया और कुछ देर तक वो ऐसे ही रहे। कुछ देर के बाद वो थोड़े शांत हुए, बट 2-3 मिनट के बाद एक बार फिर से उन्होंने ऐसा ही करा। वो बिल्कुल कांप से गए मानो, और उन्होंने मेरा हाथ कस के पकड़ लिया और उनकी आंखों से आंसू आने लगे। मैं उन्हें संभालते हुए जैसे तैसे करके बाहर ले गई और मैंने उनसे पूछा कि आखिर क्या हुआ आपको और ऐसा आपने क्यों करा, कुछ बात है क्या? तब उन्होंने बताया कि वो वहाँ पर खड़े हुए थे, रो रहे थे लगातार। तब उन्हें एकदम से ही मेरी मम्मी की आवाज़ आई और उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में उनसे बोला शुक्रिया। उन्होंने बात मेरी कसम खाते हुए बोली कि वो बिल्कुल सच बोल रहे हैं, और उन्होंने सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 2 बार उनकी आवाज़ सुनी। इस बात को सुनकर तब तो मैं ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर पाई, बट बाद में इस बारे में सोच कर मैं बस रोती रही काफ़ी देर तक लगातार। बट एक बात तो मैं जानती हूँ कि मेरे पापा कभी भी इन सब चीज़ों पर विश्वास करने वाले इंसान नहीं हैं, जो कि पैरानॉर्मल या फिर ऐसी चीज़ों को कभी नहीं मानते थे। तो मेरे ख्याल से शायद मेरी मम्मी जाने से पहले एक बार बस उन्हें आखिरी बार बाय कहने आई थी। शायद ऐसा करने की कोशिश उन्होंने 4 दिन पहले भी करी थी। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज की अपनी अगली घटना की ओर, जो कि हमें बताई हमारे सब्सक्राइबर शुभम ने। मेरा नाम शुभम है और मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। यह घटना तब की है जब मेरी उम्र लगभग 9 या 10 साल के आसपास की थी। उस टाइम पर हमारे पड़ोस में एक बहुत ज़्यादा अजीब घटना हुई थी। हम लोग मुंबई सिटी के एकदम मान लो सेंटर में ही रहते हैं। जगह का नाम मैं प्राइवेसी रीजंस के चलते नहीं बता रहा। हालांकि ये बात आज से लगभग 20 से 25 साल पहले की है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मुंबई उस टाइम वैसा तो नहीं था जैसा कि आज के टाइम पर है। हमारे घर के पास में एक और फैमिली रहती थी, जो कि एक जॉइंट फैमिली थी, जिनमें मेरा एक फ्रेंड मोहन भी रहता था। उनका काफ़ी बड़ा परिवार था, जिसमें 13 लोग थे टोटल, जिसमें उनके चाचा चाची, दादा दादी सब लोग एक ही घर में रहते थे। हम लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश रहते थे और हम लोग एक साथ खेलते कूदते बातचीत करते। जितने हमारे घर में लड़के लड़कियाँ सब थे, आपस में खेलते बात करते। मोहन की चाची की बेटी, जो कि उससे उम्र में 6 साल बड़ी थी, लगभग 16-17 साल की उस टाइम पर, वो भी उन्हीं के साथ रहती थी। वो भी हमारे साथ अक्सर खेला करती थी। तब एक बार की बात है, राजेश्वरी अपने एक रिश्तेदार की शादी में उनके गांव में गई हुई थी। उसके साथ उसकी मम्मी और उसके मामा थे। जब वहाँ से वापस आई तो उसका व्यवहार मान लो एकदम से बदल गया था, और अब वो मतलब किसी आदमी की तरह व्यवहार करने लगी थी। पहले तो हमें ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखाई दिया, बट
बट एक बार जब मैं अपने दोस्त के घर में बैठकर खेल रहा था उसके साथ, तब एकदम से ही राजेश्वरी आई और अपनी मम्मी से ज़ोर से चिल्लाते हुए और बिल्कुल मर्दाना आवाज़ में बोली, मैं भूखा हूँ, मुझे खाना चाहिए। मुझे आज तक यकीन नहीं होता उस बात पर जो मैंने उस दिन देखा। उसकी मम्मी जो कि टेबल पर लगभग 6 या 7 लोगों के लिए खाना लगाई थी, राजेश्वरी ने अकेले ही उन सबका खाना मुश्किल से 5 से 7 मिनट में खा लिया, वो भी काफ़ी ज़्यादा गंदी तरह से। मैं, मोहन और हमारे साथ मौजूद सभी लोग ये सब देखकर बहुत ज़्यादा हैरान थे और डर भी गए थे एक तरीके से। मैंने मोहन से ये सब पूछा तो उसने बताया कि ये सब पहली बार हो रहा है। जब उसने वहाँ रखा सारा खाना खा लिया तो वो एक बार फिर से वही मर्दाना आवाज़ में अपने पापा से बोलती है कि मुझे एक बीड़ी ला के दो। उसके पापा पहले से उसे बहुत सुनाते हैं और गुस्से में उसे एक चांटा भी मार देते हैं, बट इसके बाद वो एकदम पागल सी हो जाती है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। तब सब लोगों की सलाह मानते हुए उसके पापा उसकी बात मानते हैं और उसके हाथ में एक बीड़ी दे देते हैं। वो सभी लोगों के सामने उस बीड़ी को पीती है और उसके धुएं को बहुत अजीब तरीके से छोड़ते हुए उसकी आंखें भी अलग सी लग रही थी। इसके तुरंत बाद वो बेहोश हो जाती है और जब वो उठती है तो वो बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी और उसने बताया कि उसे भूख लग रही है। ये सब लगभग आधे घंटे तक हो चुका था और उसकी मम्मी और उसकी ताई जी अब बाकी लोगों के लिए दोबारा खाना बना रहे थे। जब दोबारा से खाना बन गया तो उसने सभी लोगों के साथ वैसे ही खाना खाया, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। इसके बाद वहाँ से चला गया। मोहन ने मुझे बाद में बताया कि ये घटना अगले 4-5 दिन तक लगातार होती रही, बिल्कुल इसी तरीके से। तब सब लोगों को जब रियलाइज़ हुआ कि उनकी बेटी के साथ ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो फाइनली उसकी दादी के बोलने पर उन्होंने एक पंडित को बुलाया और उन्हें बताया जो जो उनके साथ हुआ था। पंडित ने कुछ सामान वगैरह मंगवाया और कुछ पूजा टाइप करा। वो एक विधि कर रहे थे। हालांकि हम लोगों को वहाँ से दूर रहने के लिए बोला गया था, बट हम लोग 2nd फ्लोर से लोहे की लगी हुई जाली में से ये सब कुछ देख रहे थे। सभी लोग बिल्कुल सीरियस होकर वहाँ पर बैठे हुए थे। थोड़ी देर तक अपनी विधि करने के बाद वो पंडित जी राजेश्वरी से कुछ पूछने लगते हैं। शुरुआत में अगले 15 मिनट तक तो वो कुछ नहीं बोलती, मतलब ढंग से जवाब नहीं देती, बट तभी एकदम से हम महसूस कर पा रहे थे देख कर कि ऐसा लगा कि उसके शरीर में कुछ घुस गया हो, और तब वो एकदम आदमी की तरह बोलने लगी, मेरा नाम मुनीस है। इसके बाद उसने गांव का नाम लिया और बताया कि जब वो गांव आई थी तो उसने एक सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी, उसके बाल खुले हुए थे और मैं उस वक्त पेड़ पर था। मुझे उसका शरीर बहुत अच्छा लगा और मैं उसके शरीर में घुस गया। जब उसने इसे बोला तो सभी लोग बिल्कुल हैरान रह गए। पंडित ने बोला कि वो उसे यहाँ से भेजना चाहता है, क्या वो जाएगा? इस पर उसने हाँ में जवाब दिया और बोला कि मैं चला जाऊँगा, पर मुझे पहले मांस चाहिए और बहुत सारी बीड़ी चाहिए और दारू भी चाहिए, इसके बाद मैं चला जाऊँगा। मोहन के पापा इसके बाद ये सारा सामान ले आए। उनके घर में नॉर्मली मांस बनाते भी नहीं थे, बट इस वजह से उनको मांस वगैरह बनवाना पड़ा और चिकन मटन पता नहीं क्या क्या उस दिन आया। हम लोग ऊपर से ये सब देख रहे थे। हमने देखा कि लगभग 2.5 घंटे के बाद जब सब कुछ तैयार हो गया तो मुश्किल से 20 से 25 मिनट के अंदर ही राजेश्वरी ने वो सब कुछ खा लिया, और बहुत ही ज़्यादा ऐसे तरीके से कि मानो उसे ये सब कितना पसंद हो, जबकि राजेश्वरी कभी इन सब चीज़ों को हाथ भी नहीं लगाती थी। जब उसने ये सब खा लिया उसके बाद उसने पंडित से दोबारा कुछ बोला और उसने बताया कि वो अब संतुष्ट है और अब वो वहाँ से चला जाएगा। थोड़ी देर में राजेश्वरी सबके सामने ही बेहोश हो गई और अगले लगभग 3 घंटे तक वो बेहोश ही रही। जब वो होश में आई वापस तो वो बिल्कुल नॉर्मल थी। इस दिन के बाद से सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया और वो बिना किसी दिक्कत के आगे अपनी लाइफ में बढ़ती रही। बट इन 15-20 दिनों में, जितने दिनों में हमने उसके अंदर उस मुन्नेश्वरम का व्यवहार देखा, हम लोग सच में बहुत ज़्यादा डर गए थे और हम उसके पास भी नहीं जाते थे। हालांकि जब वो ठीक भी हो गई उसके बाद भी अगले 2 महीने तक हम उसके पास नहीं जाते थे, उससे ज़्यादा बात नहीं करते थे, क्योंकि हमारे मन में एक डर बना रहता था कि
कहीं वो फिर से वैसे ही ना बन जाए। अब हम बढ़ते हैं आज की अपनी आखिरी घटना की तरफ, जो कि हमें बताया हमारे सब्सक्राइबर नमन ने। आइए उनकी घटना को उन्हीं के शब्दों में अब जानते हैं। ये घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आज से लगभग 30-35 साल पहले की है, साल 1990 के आसपास की। ये घटना उत्तर प्रदेश में स्थित मेरे गांव की है, जो कि समय के साथ वहाँ के लोगों में बहुत ज़्यादा फेमस हो गई। मैंने भी इस घटना को अपने गांव के ही कई लोगों के मुंह से सुना है और आज आप सभी लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। तो अब मैं इस घटना को वैसे ही बताता हूं जैसे सब लोगों ने मुझे बताया है। तुषारकांत हमारे गांव का एक काफ़ी ज़्यादा मशहूर मिस्त्री था। गांव में मौजूद जितने भी अच्छे खासे घर बने हुए थे वो सारे घर उसी के अंडर में बने थे। मतलब वो जगह का ठेका भी लेता था और वहाँ पर काम भी खुद ही करता था, मतलब अपने लोगों के साथ में। आसपास के गांव में और हमारे गांव में उसकी बहुत अच्छी खासी साख थी। एक सुबह जब वो नहा धोकर अपने घर में पूजा कर रहा था, उस टाइम पर उसके घर में किसी ने दस्तक दी। जब वो बाहर गया तो उसने देखा गांव का एक काफ़ी ज़्यादा नामचीन व्यक्ति, जिसका नाम था सोनू प्रसाद, वो उसके घर पर आया हुआ था। दरअसल उसे अपना एक नया घर बनवाना था। उसके 2 घर ऑलरेडी थे और वो तीसरा एक काफ़ी ज़्यादा भव्य घर बनाना चाहता था, जिसके लिए बात करने के लिए वो वहाँ पर आया था। उसका नाम तो गांव में काफ़ी था, पर अपनी बेईमानी के लिए और अपने बुरे स्वभाव के लिए, मारपीट के लिए और भी कई सारी बुरी चीज़ों के लिए। एक पल के लिए तो तुषारकांत ने इसके बारे में सोचा, पर कुछ सोचकर उसने हाँ बोल दिया। कुछ टाइम के बाद अपने लोगों के साथ वो वहाँ पर उसके नई जगह पर घर बनाने का काम शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में काम अच्छा खासा चल रहा था और दीवारें भी लगभग आधी हाइट की खड़ी हो चुकी थी। तब हमारे जो गांव में एक बात थी, वहाँ पर जैसे किसी के घर में कोई व्यक्ति काम करने आता है तो उस व्यक्ति के दिन भर का खाना वगैरह का इंतज़ाम वो घर वाले ही करते थे जिनके यहाँ पर काम होता था। एक तरीके से हमारे यहाँ पर रिवाज ही था। तब तुषारकांत ने एक दिन सब लोगों को बात करते सुना कि कैसे सोनू प्रसाद के घर वाले उनको बचा कुचा खाने के लिए दे जाते हैं और उनको चाय वगैरह के लिए कोई पूछता भी नहीं है। शुरुआत में वो खाना बिल्कुल सिंपल रहता था, बट बाद में रात का बचा हुआ खाना, बिल्कुल बासी खाना उनके लिए आने लगा। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे और उन्हें गुस्सा भी बहुत आया। तो उन सभी लोगों ने तुषारकांत से ये सारी बात कही। तुषार पहले इस बारे में बहुत सोचा और वो सोच रहा था कि उसे इस बारे में बात करनी चाहिए या नहीं, पर जब उसने देखा कि सभी लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे तो उसने बात करने का फैसला करा। अगले दिन फिर जब किसी काम के सिलसिले में सोनू प्रसाद वहाँ पर आया तो तुषारकांत ने ये बात उससे कही। तब जैसे ही उसने बोला, सोनू प्रसाद एकदम चिल्लाते हुए गुस्से में बोला, मैं क्यों तुम्हें खाना खिलाऊंगा, काम कर रहे हो, पैसे ले रहे हो। उसने बहुत ही ज़्यादा रूड तरीके से उससे बात करी। आसपास के जो मजदूर थे जो कि वहाँ काम कर रहे थे, उन्होंने भी जब ये सब सुना तो वो भी तुषार के पीछे आकर खड़े हो गए और कुल मिलाकर ये सभी लोग मिलकर सोनू प्रसाद को दबाने की कोशिश करने लगे। सोनू प्रसाद बहुत ही ज़्यादा गुस्से में वहाँ से चला गया। थोड़ी देर के बाद, लगभग आधे घंटे के बाद, सोनू अपने साथ दूसरे गांव के कुछ लोगों को लेकर आया। वो शायद किसी अखाड़े के पहलवान जैसे लोग थे जिन्हें वो अपने साथ लाया था। उसके साथ जब वो लोग आए तो उसने तुषार के पास जाकर उसे ज़ोर से धक्का दिया और बोला, अब बोल क्या बोल रहा था, मैं खाना खिलाऊंगा तुम्हें, सालों भिखमंगो। उसने इस तरीके से तुषार की बहुत ज़्यादा बेइज्जती करी। इसके बाद उसके जो आदमी थे वहाँ पर, उन्होंने एक डंडा जो कि अपने साथ लाए थे उससे तुषार के सर पे ज़ोर से वार करा, जिससे उसका सर फट गया और उसके सर से खून निकलने लगा। इसके बाद वे सभी लोग वहाँ से चले गए। इस सारे मजदूरों की भी अब कोई हिम्मत नहीं हुई वहाँ पर बोलने की, क्योंकि उसके साथ जो लोग आए थे सबका शरीर एकदम हट्टा कट्टा था। तुषार की बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई थी। सभी लोग उसे लेकर डॉक्टर के पास ले गए। वहाँ उसकी पट्टी वगैरह हुई। भगवान की कृपा से कोई बड़ी चोट नहीं थी, पर चोट तो लगी थी तुषार के मन में। उस दिन तो उसने काम वगैरह नहीं करा, बट
अगले दिन वो वापस काम पे आ गया और अब वो काम पर ज़्यादा लोगों से बात नहीं करता था और सीधा काम वाम करता, लोगों को उनका काम बताता और चला जाता। फिर कुछ टाइम बाद वो समय आया जब घर का ढांचा लगभग तैयार हो चुका था और अब छत का काम होना बाकी था। छत का काम तुषार ने सभी लोगों को करने से मना कर दिया और भले ही काम में थोड़ा लेट हो गया बट पूरी छत का काम उसने खुद ही करा। ये सब करते हुए उसके मन में ना जाने क्या विचार थे और उसके पीछे का क्या मकसद था, उस वक्त तो किसी को भी नहीं पता था। पर कुछ समय के बाद जब वो घर पूरा बन के तैयार हो गया तब वहां पर घटनाएं होनी शुरू हो गई। घर बन गया और सोनू प्रसाद के घर वाले वहां पर आकर रहने लगे। थोड़ा टाइम बीता और पूरे गांव में अब तुषारकांत वाली बात भी शांत हो चुकी थी। पर फिर एकदम से ही सोनू प्रसाद की माँ, जो कि कुछ टाइम से बीमार चल रही थी पर थोड़े टाइम पहले ही वो ठीक सी होने लगी थी, एकदम से ही उनका देहांत हो गया। सभी लोग हैरान थे। हालांकि सोनू प्रसाद का व्यवहार किसी के साथ भी अच्छा नहीं था, तो उसके माँ के निधन के बाद भी कोई भी उनसे मिलने के लिए नहीं गया। यहाँ तक कि उनके सारे क्रियाक्रम के समय भी बस उनके घर के रिश्तेदार ही वहाँ पर मौजूद थे, कोई गांव वाला नहीं। और थोड़ा समय बीता और 1 महीने के अंदर अंदर सोनू प्रसाद को पुलिस वाले 3 बार ले गए। मानो उसका बुरा समय एकदम से चालू हो गया था। हर बार वो तो जैसे तैसे करके पुलिस के लफड़े में वो बहुत पैसा खर्च करके बच जाता था। पर एक दिन जब सोनू प्रसाद किसी काम से शहर गया हुआ था तब अगले दिन गांव में खबर मिली कि उसको एक ट्रक ने कुचल दिया और उसके शरीर को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सोनू प्रसाद की मौत के तुरंत बाद लगभग 2 हफ्तों के बाद उसकी बेटी, जिसकी तबीयत खराब थी, उसकी भी मौत हो गई। इन सारी मौतों के बाद उसकी पत्नी बुरी तरीके से टहल चुकी थी। जितना पैसा उन लोगों के पास बचा था उस सारे पैसे को लेकर उसकी पत्नी उस गांव को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए वहां से चली गई। उसने वो घर एक बिजनेसमैन को बेच दिया। उसकी पत्नी वहां से चली गई और उसके बाद उसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता चला कि वो कहाँ गई, वो जिंदा भी थी या नहीं। पर उसके बाद जो बिजनेसमैन था जिसने वो घर लिया था वो एक्चुअली 2 मंजिला घर था। अब उसका प्लान था कि वो उसकी दूसरी मंजिल के ऊपर एक और मंजिल बनाना चाहता था, यानी कि एक 3rd फ्लोर। इसलिए उसने दूसरे फ्लोर की छत को तोड़वा कर थोड़ा अच्छे से काम करवा के 3rd फ्लोर बनवाने का सोचा। जब उसके वर्कर्स ने ऊपर से घर को तोड़ने का काम चालू करा और 2nd फ्लोर की छत को तोड़ा गया, तब जो चीज़ उन्होंने देखी, ये देखकर पूरे गांव में तहलका मच गया। वो वर्कर्स जो कि गांव के ही लोग थे, उन सभी ने देखा कि जब उन्होंने थोड़ा छत का हिस्सा तोड़ा तो वहाँ पर मानो एक छोटा सा एरिया बनाया हुआ था जो कि सब लोगों से मानो छुपा हुआ सा था। उन्होंने जब वहाँ से ईंटें हटाई तो उन्हें वहाँ पर कुछ कपड़ों के टुकड़े, कुछ कीले, कुछ सिंदूर और भी ऐसा सामान मिला जो कि कुल मिलाकर काला जादू में यूज़ किया जाता था। सभी लोगों को पता लग गया था कि ये सब काम किसका था, पर किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी कि कोई भी जाकर तुषारकांत से इस बारे में बोले। जो मजदूर वहां पर तोड़ रहे थे उनमें से किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो उस चीज़ को वहां से हटाए। तो उन लोगों ने एक बाबा को वहां पर बुलाया और उनसे बोला कि वो उस चीज़ को वहां से हटवाएं। जब वो बाबा आए, वो उस सामान को वहां से हटा रहे थे तो उन्होंने बताया कि ये सारा सामान जो यहाँ पर मिला है और जो विधि यहाँ पर करी गई है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। जिसके भी ऊपर ये सब किया गया है उसका पूरा परिवार मर चुका होगा या तो मरने वाला होगा। तब गांव वालों को समझ में आ गया कि आखिर पूरा मामला क्या था। पर फिर वही बात, इस पूरी बात को बस लोगों ने खुद ही दबा दिया और कोई भी हिम्मत नहीं कर सका कि तुषारकांत से जाकर पूछ सके। पर हाँ, जब उन बाबा ने सब कुछ ठीक कर दिया और वो घर दोबारा तोड़कर बना लिया गया, उसके बाद से गांव में शांति हो गई। पर एक चीज़ हुई, इसके बाद से लोगों ने तुषारकांत से भी मिलना बंद कर दिया, मतलब काफ़ी कम कर दिया और अब उससे कोई भी घर वर बनवाने की बात नहीं करता था। धीरे धीरे उसका काम बिल्कुल ही बंद हो गया और वो अकेला ही रहने लगा था। कुछ टाइम के बाद जब पूरी तरीके से गांव में वालों ने उससे बोलना बंद कर दिया था और अपने संबंध तोड़ दिए थे, तो वो खुद ही एक दिन अपना सामान लेकर वहाँ से चला गया। उसके बाद वो कहाँ गया किसी को भी नहीं पता। पर
जो उसने करा और जिस मानसिकता के साथ करा वो तो शायद किसी भी सूरत में सही नहीं था, पर वो गांव वालों के मन में अपने लिए डर बैठाकर ज़रूर चला गया था। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानियाँ। स्टोरीज आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेक श्योर कि आप इसे लाइक करें। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में कुछ और ऐसी ही स्टोरीज़ के साथ। इस वीडियो पर एम करते हैं 300 लाइक्स के लिए। आई होप आप इतना पूरा कर दोगे। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में कुछ और ऐसे ही स्टोरीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय।